नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हमारी तकनीकी मजबूरी है कि इस कमरे को एयर कंडीशनर से ठंडा रखना पड़ता है, लेकिन इसके बाहर बहुत ख़राब हालत है। यहाँ घुसते हुए मुझको बालकनी में जाना पड़ता है, जो खुले में है, तीसरे मंजिल पर है। पूरी चमड़ी जलने लगती है 1-2 मिनट के भीतर ही। इतनी ख़राब हालत है, ऐसी गर्मी है। मैं जिस शहर से बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, यहाँ अभी दोपहर को अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुँचा था। लेकिन मैं देश भर के आंकड़े देख रहा हूँ तो राजस्थान के फलोदी में, फलोदी समझ गए ना आप, ये वही शहर है जहाँ पर सट्टे का कोई नंबर निकाला जाता है, सट्टा लगाया जाता है चुनाव में कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीतेगी। देश में जितनी अफवाह फैलानी रहती है फलोदी के नाम से फैलाई जाती है। एक समय बीबीसी के नाम से अफवाह फैलाते थे, अब बीबीसी इंटरनेट पर साफ कर देती है कि हम कोई चुनावी सर्वे नहीं करते हैं, तब फलोदी के नाम से अफवाह फैलाई जाती है। उस फलोदी में देश का सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 50 डिग्री। मैं सोच रहा हूँ 45 डिग्री में हम लोगों की हालत यहाँ ख़राब है। हम अपने ऑफिस से किसी को स्कूटर पे बाहर जाने बोलते हुए थोड़ा हिचकते हैं कि कैसे कहें इतनी गर्मी में बाहर जाने को, क्या 1-2 घंटे रोका जा सकता है इसको। देश भर के अलग अलग बहुत से ज़िले हैं जहाँ पे लू के लिए कहीं रेड अलर्ट है, कहीं ऑरेंज अलर्ट है, कहीं येलो अलर्ट है। ऐसी कई तरह की, कई रंगों की अलर्ट चल रही है। मेरा इलाका 45 डिग्री के करीब है, लेकिन राजस्थान का फलोदी 50 डिग्री है। इसके पहले का रिकॉर्ड, सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है 50.5 डिग्री चूरू में 2019 में था। उसके बाद का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है राजस्थान के फलोदी में। हालांकि 1-2 खबरें ये भी बतलाती हैं कि जैसलमेर, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का एक लंबा रेगिस्तान वाला इलाका है, उसमें हिंदुस्तान वाला इलाका जो है जैसलमेर, वहाँ पर 55 डिग्री पहुँच गया है टेम्परेचर, ऐसा एक समाचार बतला रहा है। लेकिन दूसरे समाचार नहीं बता रहे हैं ऐसा, इसलिए मैं उसको सही नहीं गिन रहा हूँ। लेकिन उसमें यह है, उस समाचार में, कि लगातार तीसरे दिन जैसलमेर में 55 डिग्री टेम्परेचर रहा। 55 नहीं भी होगा, 50 तो होगा जितना फलोदी में है, और पूरा रेगिस्तान का इलाका है और हवा खूब चलती है वहाँ पे। तो इतनी गर्म हवा जो है वो धौंकनी की तरह, जो बर्तन कलई करने वाले लोग पहले धौंकनी से चलाते थे, आग बढ़ाते थे, वैसी हालत होगी वहाँ पर राजस्थान में। लोग पता नहीं कैसे जिंदा रहते होंगे। बीएसएफ का एक जवान गर्मी से, लू लगने से गुजर गया है। जैन समाज के 2 मुनि संत गुजर गए हैं। जैन समाज के लोग पैदल चलते हैं एक शहर से दूसरे शहर, कम से कम एक संप्रदाय तो उनमें है ही, जैनों में। ऐसे में जा रहे होंगे एक शहर से दूसरे शहर, तो ये लू लगी होगी। मैं थोड़ा सा हैरान भी होता हूँ। अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरे ही शहर की, लगा हुआ इलाका है शहर से, दुर्ग जिले का। केवल एक नदी है बीच में, संकरी सी, एक पुल है बस, बाकी एक ही शहर है। वहाँ पर एक धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो ये बड़े नामी गिरामी प्रवचन करता है, उनके नाम से लोगों की भीड़ जुट जाती है। तो प्रवचन चल रहा है अभी, लेकिन जब शुरू होना था उस वक्त महिलाओं ने कुछ कलश वगैरह रख कर नंगे पैर, हजारों महिलाओं ने दोपहर को शोभा यात्रा निकाली। मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ कि जिस दोपहर में मौसम विभाग कहता है कि 12 से 4 घर से भी ना निकलें, ऐसे में हजारों महिलाएं कलश लेकर अगर इतनी गर्मी में शोभा यात्रा निकाल रही हैं धार्मिक भावना से, और कहा किसी ने नंगे पैर भी हैं, तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि कैसे हो रहा होगा ये, कैसे लोग चल सकते हैं नंगे पैर, पैरों का क्या हाल हुआ होगा। खैर, उनकी धार्मिक भावना है, उसमें बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन मैं कुछ दूसरे तरह की चीज़ें भी देख रहा हूँ।
छत्तीसगढ़ में अभी हफ्ते 10 दिन में 2 तेंदुए लू लगने से मर गए हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग 2 तेंदुए पानी तलाश रहे थे जंगल में। हालांकि जंगल अफसरों ने कहा है कि जिस जगह तेंदुआ बीमार पड़ा है, लू लगी है, उसको वहाँ आसपास पानी बहुत सारा था, ऐसा कहा है उन्होंने। मुझको सरकारी अफसरों की बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, क्योंकि भूख से मरने की जब खबरें आती थी उस वक्त अफसर तुरंत जाके उसके घर में एक बोरी में रखा हुआ चावल निकाल देते थे और उसके पेट से चावल के दाने पोस्टमार्टम में निकल ही आते थे हर बार। तो भूख से प्यास से मर गए हैं इंसान या जानवर, इनको सरकारी मिजाज जल्दी मानता नहीं है। तो अफसरों ने ये कहा कि जिस जगह पे ये तेंदुआ मिला है पड़ा हुआ, लू लगा हुआ, वहाँ पानी बहुत सारा था, पानी की कोई कमी नहीं थी। खैर, उस तेंदुए की खबर लगी, उस तेंदुए को डॉक्टर जाकर लेकर आए बिलासपुर के चिड़ियाघर में, वहाँ रखा गया, इलाज किया गया। लेकिन जो पता लगा है वो ये है कि उसका बुखार 108 डिग्री तक पहुँच गया था। 108 डिग्री तक उसका बुखार पहुँच गया था। चल बसा तेंदुआ। छत्तीसगढ़ में कहीं पे तेंदुए शहर में घुस रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है जंगल में, कहीं भालू शहर में घुस रहे हैं, जगह जगह घुस रहे हैं भालू। कई शहरों में सीसीटीवी कैमरों में भालू कैद हैं, शहरों में घुस गए हैं क्योंकि जंगल में पानी नहीं है। जंगल में जंगली जानवरों के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए। किसके ऊपर खर्च होते हैं मुझको नहीं मालूम। इतने में तो जगह जगह तालाब बन जाने चाहिए थे, पानी की कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन हालत ऐसी दिख नहीं रही है। हाथी जंगलों से निकल के एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, पानी की कमी है उनको, तालाब सूख गए हैं सारे, नदियां सूख रही हैं, किसी किसी टुकड़े में पानी है, हाथी जाए तो कहाँ जाए। भालू, तेंदुआ, ये सभी दिख रहे हैं। और अभी बाकी है मौसम, आज 28 मई हुई है, अभी कम से कम 1 पखवाड़ा बाकी है बारिश आने में छत्तीसगढ़ में। हो सकता है 3 हफ्ता भी हो जाए। इसमें क्या हालत होगी, इंसानों की क्या हालत होगी, जानवरों की क्या हालत होगी। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इस पे आते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। अभी तो हसदेव का जंगल कटना शुरू ही हुआ है, कटा नहीं है पूरा अभी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो फेफड़ा है हसदेव का जंगल, जिसके नीचे कोयले की खदान राजस्थान सरकार को मिली है, लेकिन चलानी तो अदानी को है। देश की बहुत सारी है, अधिकतर दूसरी चीज़ों की तरह। हसदेव के जंगलों के नीचे की कोयला खदान जो है उसको चलाना तो अदानी को है। पिछली कांग्रेस सरकार, ये बीजेपी सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, इन्होंने सब ने मिलके दिखावे के लिए हाथीदांत जैसा कहीं कहीं भूपेश बघेल ने कहीं कोई विरोध, एक आध चिट्ठी लिख दी, कुछ दिखाया, लेकिन जंगल काटने का फैसला जो है प्रदेश में भाजपा सरकार ने बनते ही जंगल के एक हिस्से को काटा। हसदेव के हंगामा होने पे दिखा दिया ये तो भूपेश सरकार का फैसला था जंगल काटने का, हम तो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ही ऐसा फैसला करके गई थी तो बीजेपी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। कटा जंगल का एक हिस्सा। ये अलग बात है कि वहाँ के आंदोलनकारी जो हैं आलोक शुक्ला, उनको भी एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जिसको बोलचाल की जुबान में ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दुनिया का वो मिला है उनको। उनके बचाए क्या बच जाएगा हसदेव का जंगल, मुझको शक है इसमें। छत्तीसगढ़ 2 पार्टियों के राज वाला प्रदेश है, दोनों ही पार्टियां घुमा फिरा कर खींचतान कर उस जंगल की दुश्मन दिखती हैं, दोनों ही पार्टियां। क्या होगा और कितना बढ़ेगा टेम्परेचर। शहरीकरण बढ़ते चल रहा है, शहरीकरण की वजह से टेम्परेचर बढ़ते चल रहा है। कंक्रीट की इमारतें रहती हैं,
पूरी गर्मी को सुबह से सोखना शुरू कर देती है। गर्मी के मौसम में रात होने तक ऐसी तप जाती हैं, भट्टी जैसी हो जाती हैं कंक्रीट की इमारतें। दूसरी तरफ एयर कंडीशनर, जिनके पास पैसे हैं वो एयर कंडीशनर लगा लेते हैं, घर में, ड्राइंग रूम में, ऑफिस में, सभी जगह लगा लेते हैं। एयर कंडीशनर काम कैसे करते हैं? मध्य प्रदेश के एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए हैं, मनोज श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है आज फेसबुक पर। हम कोशिश करेंगे उसको अपने अखबार के एडिटोरियल पेज पे छापने की, कि एयर कंडीशनर की पूरी सोच इस पे टिकी हुई है कि अपने घर की गर्मी को दूसरों के ऊपर फेंक दो, दुनिया के ऊपर फेंक दो अपने घर की गर्मी, और हवा में जितनी ठंडक है उसको खींच के अपने घर ले आओ। ये एकाधिकार, मौसम के ऊपर एकाधिकार, तापमान में जो कुछ ठंडा हो सकता है उसके ऊपर एकाधिकार, और अपनी लपट वाली गर्मी को दुनिया के ऊपर और फेंक दो। आप कभी एयर कंडीशनर के पीछे से निकल के देखिएगा, भट्टी से निकली आग जैसी हवा उसमें से निकलती है। ये बढ़ते चल रहा है पूरी दुनिया में। ये जो वेदर एक्सट्रीम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जिसकी वजह से मौसम की ये मार बहुत सारी जगहों पे बढ़ती चल रही है। लू ऐसी चल रही है जैसे किसी ने देखी ना हो कभी। पंजाब के आंकड़े में देख रहा था, 80 साल बाद इतनी गर्मी पड़ी है, 80 साल बाद। कहीं पर 30 साल बाद इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं कितने साल बाद ऐसी गर्मी पड़ रही है। क्यों हो रहा है ये वेदर एक्सट्रीम? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरी दुनिया और गर्म होते चल रही है, और जितने लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, सरकार की योजनाएं बढ़ रही है, वो अपने कमरे के लिए एयर कंडीशनर लगा रही हैं। जैसे जिस कमरे में मैं अभी हूँ इसका टेम्परेचर 24 डिग्री है। अब आप सोचिए बाहर की जो हवा है उससे करीब 20 डिग्री ये ठंडा है। ये ठंडा कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ की गर्मी जो है उसको हम बाहर फेंक रहे हैं। यानी हवा में जहाँ पे 44 डिग्री है उसमें हम यहाँ से 20 डिग्री और फेंक दे रहे हैं, समझ लीजिए। तो मौसम की मार, एक तो पूरे दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण मौसम की मार पड़ रही है, उसके कारण गर्मी बढ़ते चले जा रही है। जो लू के जो दिन हैं, भयानक लू के जो दिन हैं, वो हर गर्मियों में बढ़ते चले जा रहे हैं। उन दिनों के कुछ घंटों में लू और ज़्यादा भयानक हो गई है, जानलेवा हो गई है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका एक बहुत छोटा सा नमूना है ये। जैसे आप जाते हैं ना बाजार कोई फल खरीदने के लिए, दुकानदार देखता है कि हाँ फल खरीदने की औकात दिख रही है, तो कहता है आप खा के देखिए आम। एक कटा हुआ आम रहता है, एक टुकड़ा काट के आपको देता है, खा के देखिए। ऐसा दुनिया का पर्यावरण जो है ये एक आम की फांक काट के दे रहा है कि ले ये 50 डिग्री ले के देखो कैसा लगता है। और हम हैं कि इस 50 डिग्री को और बढ़ाना चाहते हैं। जो सबसे घने जंगल हैं हजारों साल पुराने, उनको हम काटना चाहते हैं। हम शहरी घरों को बढ़ाना चाहते हैं, शहरी घरों में घास लगाकर उसको सींचना चाहते हैं धान के खेतों की तरह। पानी को पूरा ख़त्म कर देना चाहते हैं धरती से, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देश प्रदेश ऐसे हैं जो धान की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे कम मेहनत से हो जाती है शायद धान की खेती। नतीजा ये हो रहा है कि धरती के नीचे का पानी निकालकर पूरे धान के खेत भर दिए जा रहे हैं। तालाब जैसा पानी भर दिया जाता है, उसमें इतना पानी मांगता है धान का खेत। कहाँ से ये भरपाई होगी? जो हमारे हिमखंड है, बर्फ, जहाँ पे ध्रुवों में जो बर्फ इकट्ठा है वो पिघल रही है। धरती के इतिहास में कभी इस रफ्तार से बर्फ नहीं पिघली थी जिस रफ्तार से बर्फ पिघल रही है। उसके पिघलने से समंदर के पानी का स्तर जो है, जल स्तर बढ़ते चल रहा है।
उसके बढ़ने से दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश जो हैं समंदर के किनारे, समंदर की सतह के आसपास हैं, उनके डूब जाने का खतरा है। अगले कुछ दशक में चीन का शंघाई, जो कि बहुत बड़ा एक मार्केट कैपिटल जैसा है, शंघाई चीन का व्यापारिक केंद्र है, शंघाई पूरा का पूरा डूब जाएगा अगर टेम्परेचर एक सीमा से ऊपर बढ़ा तो। यानी ये सदी जो चल रही है, इस सदी को शंघाई झेलते नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है कि शंघाई, हॉलैंड के बहुत से शहर, शायद मुंबई, ऐसे बहुत सारे शहर, बांग्लादेश के कुछ शहर, पूरी दुनिया में जगह जगह ये शहर डूब जाएंगे मौसम के बदलाव से। जहाँ पे बर्फ जम रही है वहाँ 5-5, 6-6 फीट बर्फ जम रही है। जहाँ पर गर्मी पड़ रही है ये 50 या 55 डिग्री तक की गर्मी पड़ रही है। जहाँ बाढ़ आ रही है, यूरोप में जर्मनी जैसे देश में कभी बाढ़ नहीं आई थी। अभी हमने जो तस्वीरें देखी, पूरे गांव, शहर, कस्बे पूरे डूब रहे थे। घरों में पानी जो है ऐसा नदी जैसा शहर के बीच से पानी बह रहा था, एकदम तेज रफ्तार से शहरों के भीतर पानी बह रहा था, इतनी बाढ़ थी। हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे बाढ़ में दर्जनों सैकड़ों मौतें देखी हैं। तो जो वेदर एक्सट्रीम जो कहलाता है, जो सबसे बुरा मौसम, ठंड में सबसे बुरी बर्फ, 5 फीट 6 फीट बर्फ जम गई, गर्मी में सबसे अधिक लू जैसा अभी चल रही है, 50 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री, लोग मर जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, पंछी भी मर के गिरने लगेंगे। अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, किसी एक शहर की खबर थी, सैकड़ों चमगादड़ गिर के मर गए हैं गर्मी की वजह से। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि धरती पर कार्बन फुटप्रिंट, प्रदूषण बढ़ते चल रहा है, बढ़ते चल रहा है प्रदूषण। प्रदूषण सबसे अधिक अगर बढ़ रहा है तो कोयले से जो बिजली बनती है उन बिजली घरों से बढ़ रहा है, शहरों में जो गाड़ियां चल रही हैं उनके प्रदूषण से बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया के जितने देश हैं, ये अलग अलग दुनिया के शहरों में सम्मेलन होते हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, धीमा करने के लिए। वहाँ दुनिया के तमाम देशों के, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, तय करके जाते हैं कि कौन सा देश किन चीज़ों को कितना घटाएगा। अमल नहीं हो पाता है क्योंकि प्रदूषण को रोक के बिना प्रदूषण वाली नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने, स्विच ओवर होने की लागत जो है बहुत बड़ी है। किसी भी देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोयले की बिजली घर की जगह सोलर लगा दे उतना। हालांकि ये लंबे समय में सोलर सस्ता पड़ेगा, लेकिन लगाने की जो लागत है उसको, उतना पैसा आज दुनिया के अधिक देशों के पास है नहीं। तो नतीजा ये हो रहा है कि अमेरिका जैसे देश जो कि प्रदूषण में सबसे ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं, सामान का सबसे अधिक खपत कर रहे हैं, अफ्रीका के देशों के मुकाबले 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना अधिक खपत है अमेरिका में। ऐसे देशों की खपत के कारण जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है सामान बनाने के कारण, उसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से, पाकिस्तान जैसे देश या अफगानिस्तान जैसे देश या अफ्रीका के कुछ एक देश, उन पे मौसम की मार पड़ रही है। संपन्न देश मौसम का नुकसान कर रहे हैं और मौसम का हंटर गरीब देशों पर पड़ रहा है। जब पाकिस्तान में पिछले साल बहुत भयानक बाढ़ आई थी, बहुत बड़ा इलाका महीनों तक डूब गया था पानी में, उस वक्त पाकिस्तान से ये बात उठी थी कि हमारा ये जो नुकसान है, हमारे यहाँ ये जो वेदर एक्सट्रीम है, इसकी जिम्मेदारी उन विकसित देशों पर है जो प्रदूषण में इजाफा कर रहे हैं, जो खपत कर रहे हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं धरती पर। इसलिए उनको ये लागत उठाना चाहिए, उन देशों को। खराब नौबत है ये। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर
मैं जानता हूं कि मेरे प्रदेश में 1% लोगों को भी एयर कंडीशनिंग नसीब नहीं होगी, जो कि मुझको अभी है। 99% लोग बिना एयर कंडीशनर के होंगे। 5-7-8% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके घरों में कूलर होंगे। 90% लोग ऐसे होंगे जो बिना कूलर बिना एसी के हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोच के देखिए कि अगले साल अगर 2 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाएगा तो इनका क्या होगा। जो निर्माण मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, इमारत खड़ी कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, उनका क्या हाल होता होगा ऐसे में। जो 12 से 4 घर से न निकलने बोल रहे हैं, ये मजदूर तो कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी जो खपत है, बिजली की खपत है, सामानों की खपत है, जो हम ईंधन अपने गाड़ी में, कार में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में जो ईंधन खर्च करते हैं, इसका नुकसान पूरी की पूरी धरती को हो रहा है, जिसमें 90% लोग गरीब हैं। यानी 10% लोगों की खपत, सामान की, ऊर्जा की जो अतिरिक्त खपत है, उसका दाम वो 90% लोग चुका रहे हैं वेदर एक्सट्रीम के नाम पर। सबसे बुरी मार मौसम की जो पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि 10% आबादी दुनिया की अति संपन्न की तरह बर्ताव कर रही है, कम से कम संपन्न की तरह बर्ताव कर रही है। और जो 90% गरीब लोग हैं वो बाढ़ को झेल रहे हैं, लू को झेल रहे हैं, तमाम चीज़ों को झेल रहे हैं। जानवर जो वकील भी नहीं कर सकते, जो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, बिना पानी के लू लग के मर रहे हैं। हमारे आपके घर में कोई जिस समय लू लगती है, बुखार चढ़ता है, हम देखते हैं अगर 102 डिग्री पार करता है तो हम लेकर अस्पताल भागते हैं। ये तेंदुआ जो है 108 डिग्री में पड़ा था और मर गया। किसको कहते हैं 108 डिग्री? किया होगा, डॉक्टरों ने मेहनत की होगी बचाने की, लेकिन इतनी बिगड़ गई कि थी हालत कि नहीं बचा। सोचने की ज़रूरत है कि हम ईंधन और दूसरे सामान की खपत कैसे कम कर सकते हैं। ये मानकर चलिए कि आज से हम गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे, आज से हम खपत को घटाएंगे, धरती पर बोझ को घटाएंगे आज से, तो अगले 25, 30, 40 साल में जाकर मौसम की मार पड़ना कम हो सकता है। ये रातों रात होने वाला नहीं है कि आज मैंने एसी रात में नहीं चलाया, कल दिन में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वैसा नहीं है ये। इसमें मौसम के बदलाव में कोई भी चीज़ चौथाई सदी, आधी सदी, 1 सदी से कम में नहीं नापी जा सकती। सोच के देखिएगा क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात बतलाऊं आपको मैं, सबसे पहली बात, किसी पेड़ को मत कटने दीजिए। चाहे आपके आसपास जंगल रहे, कुछ रहे, आंगन में पेड़ है, सड़क किनारे पेड़ है, अड़ जाइए। आप अड़े रहेंगे तो पेड़ खड़े रहेंगे। वहाँ से शुरू कीजिए, उसकी छाया देखिए आप। एक पेड़ की छाया रहती है, उसके नीचे कई जानवर, कई ठेले वाले, कई गाड़ियाँ, कई मजदूर बैठने की कोशिश करते हैं। ये एक पेड़ का योगदान होता है जो ज़मीन पे दिखता है। हवा में प्रदूषण घटाने में और उसका योगदान रहता है। मत कटने दीजिए जंगल, जो कर सकते हैं वो कीजिए उसके लिए। ये मान के मत चलिए कि जंगल मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है, उससे मुझको क्या फ़र्क पड़ेगा। जब अमेरिका के प्रदूषण से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बाढ़ आ रही है, तो 200 किलोमीटर दूर अगर जंगल कटेगा तो आपका घर तपेगा, ये मान के चलिएगा। थोड़ा पर्यावरण के बारे में पढ़िए। मेरी कही बातें काफ़ी नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े पेश नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं पर्यावरण की एक बहुत बड़ी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसके कार्यक्रमों में जाता हूँ बीच बीच में, उसके लिटरेचर को पढ़ता हूँ, उनकी पत्रिका को पढ़ता हूँ, उसको हम छापते भी हैं लगातार। थोड़ा पढ़िए, पर्यावरण की फ़िक्र करना शुरू कीजिए। बिना ज़रूरत के गाड़ी मत चलाइए, हो सके तो पैदल या साइकिल पर जाइए जब मौसम अच्छा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 44 डिग्री में आप मेरे कहे साइकिल लेकर निकल जाओ,
तेंदुए जैसा हाल हो जाएगा, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा आपको। लेकिन जब टेम्परेचर ऐसा है, गर्मी तापमान ऐसा है कि सुबह और शाम को आप कुछ साइकिल चला सकते हैं, चलाइए। उससे आपके ईंधन की बचत होगी, धरती पे प्रदूषण की बचत होगी, जेब में पेट्रोल डीजल के दाम की बचत होगी, अस्पताल में इलाज में बचत होगी आपकी, क्योंकि साइकिल चलाने से आपकी सेहत ठीक रहेगी। मैं चलाता हूँ रोज़ कम से कम 1 घंटे, करीब 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। इसलिए मैं आपसे थोड़ा एक नैतिक मनोबल के साथ बोल पा रहा हूँ कि जब मुमकिन हो ट्रैफिक देख के चलाइएगा, हेलमेट लगा कर चलाइएगा, साइकिल का भी हेलमेट आता है। प्रदूषण कम कीजिए, बिजली की खपत कम कीजिए। आप जितनी बिजली जलाएंगे, सरकार बिजली घरों को उतना ज़्यादा चलाएगी। हिंदुस्तान में अभी तक कोयले से चलने वाले बिजली घर बंद होना तो दूर रहा, अभी लग रहे हैं। कोयले से चलने वाले बिजली घर लग रहे हैं। हम चाहे 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं दुनिया की, तीसरी बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कोयले के बिजली घर अभी हम लगा रहे हैं। जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। इस प्रदूषण को घटाने के बारे में सोचिए। अपने बच्चों को पर्यावरण के बारे में पढ़ाने के बारे में सोचिए, खुद भी पढ़िए। सामानों की खपत को घटाने की कोशिश कीजिए। बिजली और ईंधन 2 बड़ी चीज़ें हैं जिनको बचाने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, मेरे से ज़्यादा जानकार और विद्वान हैं इन मुद्दों पर लिखने वाले, उनको पढ़िए। फिक्र कीजिए धरती की। एक बात बतलाऊं मैं आपको, धरती को इंसानों की किसी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। इंसान पूरे के पूरे धरती से खत्म हो जाएं, आखिरी इंसान भी अगर धरती से खत्म हो जाएंगे तो धरती सुखी हो जाएगी, पर्यावरण सुधर जाएगा, प्रदूषण शून्य हो जाएगा, जंगल कटना बंद हो जाएगा, बिजली घर बंद हो जाएंगे, नदियों में प्रदूषण खत्म हो जाएगा। धरती का कुछ बुरा नहीं होना है। इंसान कुछ नहीं कर सकता धरती का, इंसान अपना खुद का कर सकता है। तो मेरी कही कम बात को अधिक मानिए, इस चिट्ठी को तार मानिए, वरना मौसम नाम के बीमार को पार मानिए। सोच के देखिएगा पर्यावरण के बारे में, मौसम के बदलाव के बारे में। पढ़िए, बच्चों की किताबों में है तो आप पढ़िए, आपके पास कहीं से आता है तो बच्चों को पढ़ाइए। फिक्र कीजिए, मौसम की फिक्र कीजिए, वरना इस रफ्तार से पिघलेगी बर्फ़ कि समंदर की सतह एकदम ऊपर आ जाएगी, धरती के बहुत सारे शहर डूब जाएंगे, आप बचा भी नहीं पाओगे। वापस वहाँ बर्फ़ नहीं जमा पाओगे, फ्रिज नहीं है वो, वहाँ बर्फ़ वापस नहीं जम पाएगी। फिक्र कीजिए, सोचिए, पढ़िए, कम से कम पढ़िए, सुनिए, पढ़िए सुनिए इस बारे में। फिर मिलेंगे। आपको अगर ये बात अच्छी लगती है मेरी, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, दोस्तों को लिंक भेजिए। नेक काम अच्छा कभी अकेले नहीं हो सकता, दोस्तों के साथ मिलकर ही हो सकता है। बुरा काम भी अकेले नहीं होता। दारू पीने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग एक साथ बैठ जाते हैं। कम से कम अच्छा काम करने के लिए कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठिए, सोचिए, विचारिए इस बारे में। पर्यावरण का बदलाव कैसे रोका जा सकता है, पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे लोग लिखते हैं इस बारे में, उसको पढ़िए। फिर मिलेंगे। एक छोटी सी बात जो मैं कह रहा था उसी सिलसिले में, आपके घर में अगर कोई भी सामान बेकार है, कोई बीमार थे, गुजर गए, उनकी व्हील चेयर खाली है, बैसाखी खाली है, उनका पलंग खाली है, उनकी बीपी की मशीन खाली है, कोई भी चीज़ खाली है, बच्चे स्कूल से कॉलेज चले गए, उनके बस्ते छोटे हो गए हैं, वो बाकी है, किताबें बाकी हैं, कोई और चीज़, दवाइयाँ बाकी है, चश्मा बाकी है, वाटर बॉटल खाली है, उसको दीजिए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को बांटिए चारों तरफ। ज़रूरतमंद लोग उसकी चीज़ें, उसके विकल्प दूसरे ना खरीदें, उसी से काम चलाएं, तो धरती पे सामान बनना घटेगा, उससे धरती बचेगी।
तो धरती को बचाने का, इंसान को अपने आप को बचाने का एक जरिया ये है कि जो सामान आपके पास काम के नहीं रह गए हैं उसको दूसरों को बांटिए, गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को बांटिए। उससे धरती पे नए सामान बनाने का बोझ घटेगा, उसी से पर्यावरण बचेगा। दूसरा, बिना ज़रूरत गाड़ियाँ मत चलाइए, डीजल की, पेट्रोल की। जहाँ ज़रूरत है वहीं चलाइए, वरना पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए। लिस्ट बना लीजिए, एक चक्कर लगा के काम करके आ जाइए। हर सामान के लिए बाजार मत दौड़िए। आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास अच्छा मौसम नहीं हो सकता, आपके पास पैसा कितना भी होगा, अच्छा मौसम आप बाजार से खरीद के नहीं ला सकते। फिर मिलते हैं।